अगर समझ में आ रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा लेवल नहीं, थोड़ा सा सिर्फ एक स्टेप ऊपर। मैं समझा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स में भी, और जो रिजल्ट आएगा वो एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी यूज़ होगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्कूल एग्जाम्स के लिए। हमें दिया कार एक्सिलरेट्स एट अ रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट एक्सिलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। टोटल टाइम elapsed is t second. Evaluate the maximum velocity reach and distance traveled। हमें दिया है कार रेस्ट से शुरू होती है, उसकी एक्सेलरेशन अल्फा है, इट रीचेज सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर ब्रेक्स लगाई, रिटार्डेशन बीटा, और वो रुक गई। इफ़ द कार ट्रैवल्स फॉर अ टोटल टाइम ऑफ t सेकेंड्स, तो उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर किया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। क्वेश्चन समझ आया? अब यहाँ से फगवाड़ा जा रहे हो, अब हवेली तक अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, आपने कोई मैक्सिमम स्पीड एक्वायर कर ली, उसके बाद ब्रेक लगाई, फगवाड़ा जाके रुक गए। हमें दिया यहाँ से फगवाड़ा जाने का टाइम t सेकेंड्स, तो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर की थी और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से फगवाड़ा का, ये बताना। बेसिकली ये दो स्टेशंस हैं, दो स्टेशंस के बीच में कार ने पहले स्पीड बढ़ाई है, फिर कम किया और फिर रुक गई। हमें ये दिया कि टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज़ t सेकेंड्स, तो हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस? करोगे ट्राई पहले खुद से? दो केस हो गए ना, एक बारी जैसे मैं लूँ A से B तक स्पीड बढ़ रही है, जो B पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी वो अगले इंटरवल के लिए इनिशियल हो जाएगी और फाइनल स्पीड 0। से A से B तक स्पीड बढ़ी, B से C तक कम हुई। क्या आप कहीं से भी शुरू करते हो, से A से B तक कार एक्सेलरेट कर रही थी, इसकी एक्सेलरेशन है अल्फा, इनिशियल स्पीड 0 थी A पे, और हमें दिया C पे आके वो फिर रुक गई, तो C पे भी स्पीड 0 है, इधर एक्सेलरेशन अल्फा है, B से C स्पीड कम हो रही है, तो इट्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स माइनस बीटा। यहाँ पे जो स्पीड होगी यही मैक्सिमम स्पीड है, और एक ये डिस्टेंस बताना है कितना। हमें टाइम दिया है t = 0 पे कार ने मूव करना शुरू किया और t सेकेंड्स पे इधर पहुंच गई। रिटार्डेशन है ना, बिकॉज B से C स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी। कैसे करें? आपने 5 DPP कर ली, कुछ आइडिया तो दो। नहीं, t/2 नहीं दिया, t/2 दिया होता तो अल्फा और बीटा भी इक्वल होते, तो ऐसा नहीं दिया, t/2 है। हमें कहा कुछ देर के लिए स्पीड बढ़ी, फिर ब्रेक लगाई और रुक गई, तो हमें ये नहीं पता कितनी देर तक स्पीड बढ़ी है, कितनी देर कम हुई है, ये भी नहीं पता कितना डिस्टेंस एक्सेलरेट किया, कितना डिस्टेंस रिटार्ड किया है, तो सिर्फ टोटल दिया है कि टोटल t सेकेंड्स है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है, इसका VT ग्राफ बनाते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी और कांस्टेंट रिटार्डेशन दिया, मतलब VT ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसका VT ग्राफ बनाऊं, पहले A से B तक स्पीड बढ़ी, फिर B से C तक कम हो गई,
ये वी मैक्स है, यही निकालनी है हमने। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कार t1 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेट की थी, फिर t2 सेकेंड्स के लिए रिटार्ड की। t इक्वल टू रूट t1 t2 फॉर्मूला था, एक बॉडी को ऊपर फेंका नीचे फेंका, या कार सड़क पे चल रही है, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी फिट नहीं कर देना। फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा, ये भी याद रखना ना लगाना कब है। वो केस था कि अगर बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो t1 टाइम लगेगा, नीचे किया तो t2 लगेगा, तो ड्रॉप किया तो कितना लगेगा। सो मैंने इसमें माना कि t1 के लिए एक्सेलरेट कर दिया, t2 के लिए रिटार्ड। a से b तक जो ग्राफ है उसकी स्लोप कितनी है, अल्फा, एंड डायग्राम से परपेंडिकुलर बेस कितना है, v max by अल्फा for a to b. I can say alpha is v max by t1. क्लियर है स्टेप सबको, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिमिलरली बीटा किसके इक्वल है, b से c। बिकॉज इसकी स्लोप यही बनेगी v max by t2। t1 कितना आ गया, दोनों साइड माइनस आएगा ना फिर। यहाँ फाइनल स्पीड कितनी है, 0। इनिशियल v max, तो v माइनस u कितना हुआ, माइनस v max। एंड t2 इज t1 प्लस t2 कितना है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, implies v max by अल्फा, v max कॉमन ले लें, दिस इज t, तो v max कितना आ गया, अगर मेरे को अल्फा बीटा पता है तो मैं v max को कह सकता हूँ v max इज ऑलवेज अल्फा बीटा t अपन अल्फा प्लस बीटा। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो जनरल, बिकॉज वो देंगे कि क्वेश्चन में कि अगर एक्सेलरेशन अल्फा है, रिटार्डेशन से एक्सेलरेशन 2 है, रिटार्डेशन -3 है, तो टोटल टाइम दिया है, v max निकालना है तो फॉर्मूला अल्फा बीटा t अपन अल्फा प्लस बीटा। समझ, ये स्टेप सबको समझ आया, t1 और t2 की जो वैल्यू निकाली है। t2 नहीं समझ आया, अगर मैं b से c लूँ, इनिशियल स्पीड कितनी है यहाँ पे, v max, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी कितना है, और टाइम कितना लगा, एंड रिटार्डेशन यही होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बीटा इज v max by t2। ये कौन सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at। कहाँ पे, b से c एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, तो माइनस में आएगी ना वो। उसको तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, वो क्वेश्चन समझाने के लिए किया तो मैंने इससे सॉल्व है। अब डिस्टेंस ट्रैवल बताना था, तो एरिया अंडर द ग्राफ, अगर मेरे पास वी ग्राफ है तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज नेगेटिव में तो हम गए ही नहीं, तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट, सेम। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, v max की वैल्यू पुट कर दो, सो आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अल्फा बीटा t स्क्वायर ओवर 2 अल्फा प्लस बीटा। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है ये। क्या
फिजिक्स का पेपर भी बहुत अच्छा आता है। केमिस्ट्री में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो नंबर आ जाएंगे हर एग्ज़ाम में, बोर्ड में, कंपटीशन में, सब जगह। फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ के कहीं नंबर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी में हार्डली पूरे चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन ढंग के होते हैं, किसी काम की नहीं है एनसीईआरटी 11th की फिजिक्स की। एचसी करना, अभी होमवर्क देना शुरू कर देना। मैंने एचसी अभी तो बेस ही नहीं बन रहा, बेस बनेगा तो मैं होमवर्क दूंगा ना। वो तो आसान है, ऐसे टाइम पास सा। अभी दिमाग थोड़ी लग रहा है, आप फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दे और सॉल्व हो रहे हैं। ये आज पहली बार ही करा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा सोचना भी है। या कल वो एक किया था, वो इंजीनियर वाला, वो एक्सीडेंट हो गया, आधा घंटा ट्रेन, आधे घंटे के बाद, तो मतलब सोचना पड़े, वो है फिजिक्स। नेक्स्ट के नहीं आया समझ? A ball is thrown upwards from the ground. क्या करना है? मैं पीडीएफ भेज दूंगा, फोटो क्यों खींचनी है, मेरे को याद करा देना बस। क्लास के बाद अपनी पेन ड्राइव लगा के सेव कर लिया करो, ऑप्शन होती है उसमें सेव। A ball is thrown upwards from the ground with an initial speed of u. The ball is at a height of 80 meter at 2 times. The time interval being 6 seconds. Find u. साथ में हम इंग्लिश की भी ट्यूशन रख लें। हमने एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी u। वो सेम हाइट 80 मीटर पे दो बारी थी, एक बारी जब वो ऊपर जा रही थी और एक बारी जब वो नीचे आ रही थी। तो हमें ये दिया है कि B से D जाने का जो टाइम है 80 मीटर हाइट पे, पहले ऊपर जा रही थी तो हाइट 80 थी, फिर जब नीचे फिर हाइट एक बारी 80 होगी, तो B से D जाने का टाइम 6 सेकेंड्स है। U कितना है? जो आपका दिल करता है यार, तेरी रजिस्टर, तेरी फिजिक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव किस डायरेक्शन को लेते हो, आप किसी को भी लो, आंसर सेम आएंगे। पर पूरी प्रॉब्लम में चेंज नहीं करना, एक बार डिसाइड कर लिया अपवर्ड पॉजिटिव है तो फिर हर क्वांटिटी अपवर्ड वाली पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन समझ आ गया कि बॉडी 80 मीटर की हाइट पे दो बार ही क्रॉस करती है, एक बारी जब वो ऊपर जा रही थी और एक बारी जब वो नीचे आ रही थी। तो U कितना है? कुछ आइडिया कैसे करें? UT प्लस लगा लो। B और D पे स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बिकॉज एक बारी वो ऊपर जा रही है, एक बारी नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। एक बारी वेलोसिटी अपवर्ड, एक बारी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाली? एक काम करो, मैं अगर किसी बॉडी को नीचे से थ्रो करूं, मेरे को फॉर्मूला बताना, देखते किस किस को याद है। बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया विद वेलोसिटी u, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड का फॉर्मूला क्या था? u²/2j। अब आप u मान लो 16, तो u² कितना हो गया? 256 डिवाइडेड बाय 20 कितना आया? बहुत ज़्यादा आ गया। 256 को 20 से डिवाइड करेगा तो 12.8, तो 80 मीटर पे तो पहुंची ही नहीं तेरी बॉडी। आंसर 16 कैसे हो सकता है? 16 मीटर पर सेकंड होता तो उसकी मैक्सिमम हाइट ही नहीं आ रही 80 मीटर, तो वो तो नीचे से वापस आ गई।
आंसर लॉजिकल होने चाहिए। यू स्क्वायर बाय 2g, उसका यूज़ अभी नहीं होना, क्यों कर रहे हो अभी? पहले कौन करेगा सॉल्व? 40 इनिशियल स्पीड, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाय 20 80, तो देखिए मैक्सिमम हाइट 80 आई। इसने मैक्सिमम हाइट से और ऊपर जाना है अभी। अब ये गैस वर्क शुरू हो गया 50। 6 सेकेंड्स का कहाँ यूज़ किया? समझ में आया इसने क्या किया? अगर हमें दिया है B से D तक का टाइम 6 सेकेंड्स है, तो B से C कितना होगा टाइम? 3, और C से D भी 3। सिर्फ CD पे फोकस करो, C से D पे। C पे इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। C से D तक टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कितनी है? -10 या +10, डिपेंडिंग कौन सा पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन इज g। हमें कौन कौन से 3 वेरिएबल्स पता है? इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता है, और एक्सेलरेशन पता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज s = ut + ½ at स्क्वायर। अगर मैं सिर्फ C से D पे फोकस करूं, फॉर CD इनिशियल स्पीड इज 0, मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम इज C से D। अगर मेरे को C से D का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज u0 है, तो 5 × 9, ये डिस्टेंस आ गया 45। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? इम्प्लाइज h max और h max का फॉर्मूला क्या था? दिस इज 125, तो u square is 20 × 125 is जैसे वेलोसिटी टॉप पर 0 होगी, BC पे B से C तक का टाइम 3 सेकंड्स आ जाएगा, तो V = U + AT से हमने V0 पुट कर दिया, U निकाल लिया जैसे 30 मीटर, क्योंकि -10 था वो। उसके बाद वेलोसिटी U पे V पे आगे हमारी 30 मीटर पर सेकेंड था। U A निकालना हमने सबसे नीचे वाला, हाइट A तो पता है हमें 10, सबसे नीचे से U A है जो निकालना। अच्छा यू वेलोसिटी एट A निकालने, हाँ वेलोसिटी एट A कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। ग्राफ से कर सकते हो इसको। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, VT ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी टाइम ऐसे ही बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी u, ये पॉइंट A हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0, ये पॉइंट B, ये पॉइंट D। ये टाइम कितना दिया यहाँ से यहाँ तक?
यहाँ से u निकाल सकते हो अगर ये हमें ये टाइम पता है 6 सेकेंड्स तो। एक पॉइंट को एक और मार्क कर दूँ उसे। अगर मैं सिर्फ ये टाइम लेता हूँ, ये टाइम कितना होगा 3, बिकॉज 3 सेकेंड ये 3 सेकेंड ये। इस पॉइंट पे लेट द वेलोसिटी भी u1। u1 की वैल्यू कितनी होगी b पॉइंट पे अगर ग्राफ से निकालनी है तो? स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है? 10। बेस कितना है? परपेंडिकुलर, तो u1 कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। हमें यहाँ वेलोसिटी पता चल गई 30, इनिशियल बतानी है, फाइनल पता है, डिस्टेंस पता है 80 मीटर। ग्राफ से 80 मीटर कौन सा डिस्टेंस है? एरिया अंडर द ग्राफ। बट अगर आप यहाँ से देखो, बिकॉज मेरे को डिस्टेंस पता है, 3 वेरिएबल्स चाहिए थे। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है बी पॉइंट पे 30। एक्सेलरेशन, अगर मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और तीसरा वेरिएबल कौन सा पता है? तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी v² माइनस u² इक्वल टू 2as से। तो ऐसे भी कर सकते थे। आ जाएगी ना यहाँ से, बिकॉज v पता है, a पता है, s पता है, u निकालना है। अब बैलून गोइंग अपवर्ड्स, ये इजी है, सब करो। ये ऐसा असाइनमेंट में भी था क्वेश्चन बैलून वाला। अब बैलून गोइंग अपवर्ड्स, आपने अगर इसको कॉपी में लिखना है, सॉल्यूशन चाहे लिख लो, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना और बाद में कॉपी कर लेना। मैं PDF भेज दूंगा। तो आपको अगर आप याद रख सकते हो तो रखो, अगर लगता है भूल जाओगे तो लिख लो। A balloon going upwards with a velocity of 12 meter per second is at a height of 65 meter from the ground when a packet is dropped from it. हमारे पास एक balloon है which is going upwards. So balloon जब इस point पे था and it's going upwards. तो इसमें से एक स्टोन ड्रॉप किया, हमने बताना उसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो स्टोन सीधा नीचे आएगा या पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा? अगर मूविंग बॉडी में से मैं ड्रॉप करता हूँ तो उसकी स्पीड कितनी होगी? इनिशियल स्पीड जो बैलून की है वही स्टोन की भी होगी। तो स्टोन की इनिशियल स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, और ग्रेविटी किधर लग रही है? तो पहले उसकी स्पीड कम होगी, वो ऊपर जाएगा पर स्पीड कम होती रहेगी, फिर एक जगह पे जाके रुकेगा और फिर नीचे आएगा। तो हमने बताना है टाइम कितना लगेगा नीचे आने में। 9th का मेथड नहीं करना, हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर कितना गया। हमने उसको 65 मीटर से ड्रॉप किया था, ये पता है। फाइनली कहाँ लैंड करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले तो डिस्प्लेसमेंट -65, इनिशियल वेलोसिटी 12, एक्सेलरेशन तो s = ut + ½ at²। आपको नहीं देखने की ज़रूरत वो कितना ऊपर गया, आपके पास सीधा टाइम आ जाएगा नीचे पहुंचने का। बिकॉज 9th में हम करते थे पहले ऊपर जाने का टाइम निकालो फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालो। सो आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो डायरेक्ट ही टाइम आ जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 12, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट -65। t निकालना है, s = ut + ½ at²। बल्कि असाइनमेंट में इससे थोड़ा मुश्किल था, उसमें था कि 8 सेकेंड्स के बाद ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन 1.25 है,
तो आपको पहले उसका निकालना था, जब स्टोन को ड्रॉप किया तो उसकी स्पीड कितनी है बैलून की और उसकी हाइट कितनी है वो निकालना था। इसमें वो दिया हुआ ऑलरेडी। क्या है आंसर? क्वाड्रेटिक बन रही है टी में, हो जाएगा ना सॉल्व। मैथड तो समझ आ गया सबको ये, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। टी क्या आएगा? एक नेगेटिव वाली छोड़ देंगे ना, ये करो। लेकिन स्कूल एग्जाम्स में आता है ऐसा क्वेश्चन। 5 seconds. An object is dropped from a top of a building. During last second of its fall, it covers 16/25 of the height of the building. Find height of the building. लास्ट सेकेंड में 16/25 h डिस्टेंस कवर किया है। हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया किसी हाइट से, अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग h है तो लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 16h/25। तो हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? किसका? SNH का? u + a/2 2n-1। u 0 लेंगे। u तो इनिशियल है ना जहाँ से ड्रॉप किया। हाइट 6.2, h 6.2 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लेते हैं इस बॉडी को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया था t0 पे और उसको यहाँ तक पहुँचने में n सेकेंड्स लगे। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? n-1। ये क्लियर है सबको? n-1 सेकेंड। ये अगर 16h/25 है, ये कितना होगा? h - 16h/25। n सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? n सेकेंड्स में h, n-1 में n-1 में 9h/25। दोनों केसेस में मैं a से b कंसिडर करूं
या ए से सी कंसिडर करूं? दोनों केसेस में इनिशियल स्पीड ए से बी लोगे तो भी 0 है, ए से सी लेंगे तो भी 0 है। तो मैं इसको कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड्स। h इज इक्वल्स टू, ठीक है ये इक्वेशन, u 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली इन n-1 सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? नाइन एच बाई 25 डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, हाफ। ये दोनों इक्वेशन सबको समझ आ रही हैं? अगर ये पूरा h है, ये 16h बाई 25 है, तो ये कितना होगा? h माइनस 16h बाई 25, वो 9h बाई 25 ही होगा। ये दोनों इक्वेशंस आ रही हैं समझ? अगर मैं रेशो ले लूँ 1/2 h अपॉन 9h बाई 25, यही बनेगी डिवाइड करके g/2 कैंसिल, h भी कैंसिल हो गया। 25/9 इज इक्वल्स टू, दोनों साइड्स का अंडर रूट ले दो, 5/3। तो n कितना आ गया यहाँ से? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3n, 2n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू, n पता है तो h निकाल सकते हो, n पता है तो h निकाल सकते हैं, हाफ जी एन स्क्वायर, बिकॉज g/2 इज 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 31.25। लॉजिक समझ आया? आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ें क्लिक करनी शुरू हो जाएंगी, अभी नहीं कर रही, बिकॉज ये जो 16h बाई 25 है यहीं से आपको क्लिक कर जाएगा कि मतलब आपको बाकी डिस्टेंस देखना है कितना, क्योंकि उन्होंने वैल्यू ही ऐसी दी है जिसका अंडर रूट लिया जा सके। और हमेशा याद रखना फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। थ्योरी हर कोई कर लेगा, फिजिक्स में अच्छा बनना है तो न्यूमेरिकल्स अच्छे होने चाहिए। बिकॉज अगर मैं सिर्फ थ्योरी कराना शुरू करूँगा ना 2 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। समझ आया कैसे किया? $31.25। करें नेक्स्ट। ये कौन सा आ गया? ये रुक जाओ, इसको बाद में करना, ये होगा नहीं अभी। ये करो, एपीजे वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट यूटी में हर साल आता है। From an elevated point A, a stone is projected vertically upwards. When the stone reaches a distance h below A, its velocity is double of what it is at a height h above A. Show that greatest height attained is 5h by 3.
फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट यूटी, एपीजे में आना ही है ये क्वेश्चन, मतलब जब भी ये चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और एपीजे में ही आता है कभी कभार इनोसेंट आर्ट्स में। एमजीएन स्वामी संदास बहुत आसान पेपर बनाते हैं। डीपीएस का भी आसान होता है, डीपीएस कैम्ब्रिज में वर्ल्ड इनके आसान पेपर होते हैं। इनोसेंट आर्ट्स कभी कभी मुश्किल पेपर बना देता है। एपीजे का पेपर ओवरऑल आसान होता है, बीच में एक दो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं बस। एमजीएन को तो काफ़ी हद तक पिछले साल का पेपर ले लेना, ऑलमोस्ट वही आता है। कैसे करें, क्वेश्चन समझ आया? एलिवेटेड पॉइंट से एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया ए पॉइंट से, तो पहले वो ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। हमारे पास एक एलिवेटेड पॉइंट है, लेट इट बी यहाँ से एक बॉडी को थ्रो किया विद अ सर्टेन वेलोसिटी u। ये पहले ऊपर गई और फिर नीचे गई। हमें दिया है when the stone reaches a distance h below a, इस पॉइंट को हम कुछ मार्क कर देते हैं ए बी सी, और एक पॉइंट लेते हैं इससे h डिस्टेंस ऊपर, यहाँ वेलोसिटी v भी। हमें दिया when the stone reaches at a distance h below a, its velocity is double that is at a height h above a। मतलब अगर यहाँ वेलोसिटी v भी है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड डबल है। हमने बताना है मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये कितनी है, h max। हमने यहाँ से बॉडी को थ्रो किया, दो पॉइंट्स लिए, एक a से h डिस्टेंस ऊपर और एक a से h डिस्टेंस नीचे। हमें कहा इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो इससे डबल है, तो यहाँ अगर v भी है तो इधर ट्वाइस ऑफ v भी है, तो h max कितना है? क्या नहीं समझ आया, पूछो। अब ये देखो, जब बॉडी ऊपर जा रही है स्पीड कम हो रही है, यहाँ पर आते आते कुछ कम हो गई होगी, फिर जब यहाँ से नीचे आई तो बढ़नी शुरू हो गई, जब यहाँ पहुँची तो स्पीड इससे डबल हो गई। आपको बेसिकली पहले u निकालना है, बिकॉज u निकलेगा तो फिर h max का फॉर्मूला, तो पहले u निकालो, किस वेलोसिटी से थ्रो करें ताकि जब वो h डिस्टेंस नीचे है तो वेलोसिटी इससे डबल हो। क्वेश्चन समझ आया? पहले मैं सिर्फ पहले कंसिडर करता हूँ a से b तक की मोशन, सिर्फ a से b। जब अभी वो ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन g या माइनस g, डिस्प्लेसमेंट a से b तक, ऊपर है वो b पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज, तीन वेरिएबल्स चाहिए थे, वो है हमारे पास। इक्वेशन हमारी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो b पॉइंट पे निकालनी है ना, b फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vb स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। अगर मैं a से c कंसिडर करूं, इनिशियल स्पीड कितनी है a पे, इनिशियल स्पीड a पे इनिशियल स्पीड u, एक्सेलरेशन
डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक, सी पॉइंट ऊपर है, ए से नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी यू क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, तो u पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा। इतना समझ आया। VC स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh, तो VC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। VB कितना हो गया, और हमें दिया VC इज ट्वाइस ऑफ VB। यही क्वेश्चन में गिवन है, VC इज ट्वाइस ऑफ VB। अगर मैं कह रहा हूँ से VC इज ट्वाइस ऑफ VB, तो VC स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से स्क्वायर कर दूँ तो यही बनेगी इक्वेशन। हमें VC स्क्वायर भी पता है, VB स्क्वायर भी पता है। u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल्स टू 4 इंटू यू स्क्वायर माइनस 2gh। u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर माइनस 8gh। 3u स्क्वायर कितना आ गया, 3u स्क्वायर इज u स्क्वायर कितना आ गया, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, फाइव एच बाई 3। APC वाले में बता दूँ, घट लेना आपको आना जरूर है ये क्वेश्चन, और ये जनरली सारा स्कूल गलत करके आता है अगर नहीं किया होगा पहले तो। कुछ और सोच सकते हैं किसी और मेथड से, पहले ये नोट कर लो फिर दूसरा मेथड सोचना। कुछ ग्राफ से आप करना, आप तीसरा मेथड सोचो। मेरे को जून तक सिचुएशन चाहिए कि जलंधर में सब बोले आपकी फिजिक्स सबसे अच्छी है, ज़बरदस्ती अच्छी करनी है मेरे को टाइम पास फिजिक्स नहीं चाहिए किसी की। हाँ, बिकॉज आपको पता नहीं अपनी रेपुटेशन की चिंता है कि नहीं, मेरे को बहुत है कि आपके न्यूमेरिकल गलत हो गए तो ब्लेम तो मेरे पे आना है, सिखाए नहीं होंगे कैसे करने हैं। इसको 2g से डिवाइड कर दो, u स्क्वायर निकाल लिया ना, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाय 2g। आपने पेपर देने हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2027 में, तो जलंधर में मेडिकल और नॉन मेडिकल का दोनों का टॉपर आप में से होना चाहिए कोई। अब डिसाइड कर लो किसने करना है, बिकॉज मेरे को अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना, आपको करना है तो करो। एक जो मेरी बहुत डिज़ायर है कि फ़िज़िक्स में कोई फर्निटी पूरे लेके आए मेडिकल में। मैं 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, हर बार टॉपर 175 पे अटक जाता है। तो मेरे को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो मेडिकल में 180 में से 180 लेके आए फिज़िक्स में। क्या वो नॉन मेडिकल का है? लास्ट टाइम आए थे, मतलब सबसे अच्छा रैंक जो लास्ट टाइम आया था वो अनमोल का आया था, 19 रैंक था इंडिया में उसका वैसे, पर नंबर उसके भी 175 ही थे। फिज़िक्स का क्वेश्चन गलत कराया था और बाद में मतलब सिल्ली मिस्टेक हो गई, मतलब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी। नहीं अलग होते हैं। मेडिकल वालों के रिलेटिवली थोड़े आसान होते हैं, उनको 1 आवर में 45 करने हैं, नॉन मेडिकल ने 1 आवर में 25 करने हैं, तो उनके थोड़े से मुश्किल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप केमिस्ट्री का टाइम बचा के फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे मेडिकल वाले बायो में टाइम बचा लेते हैं।
कि बायो का पेपर जल्दी कर लेते हैं तो उसका टाइम भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। केमिस्ट्री में इनफैक्ट बच ही जाता है। केमिस्ट्री का जो भी पेपर आएगा नीट का या जेई का आपको 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा अगर आती है तो 1 आवर का पेपर 40 मिनट्स में ख़त्म कर लो, वो 20 मिनट्स फिर आप यूज़ कर लो। बिकॉज उन्होंने तो एक ही बार ही आपको क्वेश्चन पेपर दे देना है, आप जैसे मर्जी उसको करोगे। ऑनलाइन नॉन मेडिकल का होता है, मेडिकल का भी क्वेश्चन पेपर भी होता है। नॉन मेडिकल का तो जनरली मेजॉरिटी बच्चों का सेफ्रन मॉल में सेंटर बनेगा। हाँ, जेई मेंस का जनरली सेफ्रन मॉल में ही बनता है या फिर एलपीयू में। सेफ्रन मॉल वो जीटी रोड पे हवेली जाओ तो रास्ते में आता है एक मॉल, मतलब सेफ्रन मॉल है, वहाँ पे मेरे ख्याल से दुकान तो शायद पता नहीं है कि नहीं, वहाँ पेपर ही होते हैं सिर्फ, है फर्नीचर की दुकान है। हाँ, अदरवाइज़ वहाँ पे पेपर होते हैं। हर संडे वहाँ कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा होता है, बिकॉज दैट सेंटर इज़ मैनेज बाय TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सेंटर है। तो वो जलंधर में एक ही जगह है जहाँ पे एट ए टाइम 250 या 300 लोग बैठ के ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। उन्हें मतलब इतने कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं एक जगह पे कि 300 या 400 बच्चों ने एक साथ पेपर देना, तो वहाँ बैठ के दे सकते हो। नीट के तो बहुत सारे सेंटर बनेंगे पूरा जलंधर, मतलब सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में सेंटर बनाना, तो सारे KVs में और BSF स्कूल और उन सब में सेंटर बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगर फिर भी स्टूडेंट बचे तो फिर पुराने स्कूल्स में KMV में बनेगा, कॉलेज में HMV में, MGN में, APJ में, सब जगह नीट का सेंटर बन जाएगा। कुछ स्कूल CBSE को नहीं पसंद, वहाँ नहीं बनता है। इनोसेंट में कभी नहीं बनेगा, स्वामी संदास में कभी नहीं बनेगा। CBSE को ये पसंद नहीं है बिकॉज ये CBSE के क्राइटेरिया पूरे नहीं कर रहे। इन दोनों स्कूल्स की सबसे मेजर प्रॉब्लम इनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, तो CBSE को वो भी बहुत होता है कि प्लेग्राउंड होनी चाहिए। बाकी स्कूल्स के पास तो है, MGN के पास है, APJ के पास प्लेग्राउंड है अच्छी। जिस दिन गवर्नमेंट ने ले ली ये स्कूल भी दोएंगे। आपको पता है APJ और MGN रेंट में है, 99 रुपीज़ रेंट है साल का, APJ का भी और MGN का भी। हाँ, जलंधर कॉर्पोरेशन को रेंट देता है APJ और MGN 99 रुपीज़। और इनको इतने सस्ते में क्यों मिली थी? प्रमोटिंग पंजाब कल्चर एंड हिस्ट्री। तो APJ तो पूरा ही पंजाब का कल्चर प्रमोट कर रहा है, और दोनों स्कूल्स ने शो किया हुआ है कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाते। चलो, a car starts moving rectilinearly. First with acceleration alpha is 5. कार पहले एक्सेलरेट करती है, उसकी एक्सेलरेशन 5 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। देन यूनिफॉर्मली फिर वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल की, एंड फाइनली रिटार्ड्स एट अ सेम रेट अल्फा टू कम टू स्टॉप। मतलब पहले 5 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट किया, फिर कुछ टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर ब्रेक्स लगाई और वो रुक गई। टोटल टाइम ऑफ मोशन इज़ 25 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी इज 72। तो हमने बताना है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कितनी देर चली है। अगर मैं इसका VT ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? हमें दिया कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा। पहले एक्सेलरेशन है, देन इट ट्रैवल्स फॉर सम टाइम विद constant speed, finally retards and comes to rest। हमें एक्सेलरेशन भी 5 दी थी और रिटार्डेशन भी मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब -5 है वो। टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 25 सेकेंड्स। तो हमने ये बताना है टाइम इन विच इट ट्रैवल्स विद कांस्टेंट स्पीड, और एवरेज स्पीड दी है। उन्होंने कहा एवरेज स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर।
मीटर पर सेकेंड में चेंज करना तो 5/18। So average speed is 20 meter per second. How will you find the time it travels with constant speed? अच्छा, अगर मैं ऐसे लूँ, ये टाइम t1 है, इट एक्सेलरेट्स फॉर टाइम t1, तो रिटार्ड भी t1 के लिए ही करेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम दी है। यहाँ पे स्पीड कितनी थी? 0, एक्सेलरेशन है 5, तो t1 सेकेंड्स के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस 80। u 0 है, एक्सेलरेशन इज 5, टाइम इज t1, तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी? 5t1। ये क्लियर है सबको? मतलब अगर मैं यहाँ से मोशन लेता हूँ O से A तक, इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन इज 5, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो वेलोसिटी एट पॉइंट इज 5t1। क्लियर यहाँ तक? एवरेज स्पीड दी है 20। एवरेज स्पीड क्या होती थी? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपीजियम का एरिया। अगर एवरेज स्पीड है 20, टाइम टेकन है 25 सेकेंड्स, तो एरिया कितना हो गया? 500। V average is total distance traveled upon total time, ये हमें गिवन है 20। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 500 मीटर, इस ट्रेपीजियम का एरिया 500 है, तो T2 कैसे निकलेगा? अगर ये पूरा 25 है, दिस विल बी 25 माइनस 2t1, बिकॉज ये पूरा 25 था ना, ये t1 ये भी t1, तो दिस विल बी, मतलब ऐसे देख लो, t1 प्लस t2 प्लस t1 इज 25, सो 2t1 प्लस t2 इज 25, तो t2 इज 2t1 माइनस 25 माइनस 2t1। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, $500 इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम कितना होगा? 25 माइनस 2t1 प्लस 25, तो क्या आ गया? और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? ये 5t1 है, यहाँ से t1 निकल आएगा, t1 निकल आएगा तो t2 निकल आएगा। मैथ तक देखो समझ में आया कि नहीं आया? ऑपोजिट साइड्स का सम कितना है पैरेलल साइड्स का? बेस कितनी है पूरी? 25। टोटल टाइम दिया है ना 25, उसके ऑपोजिट पैरेलल साइड्स कौन से? 25 माइनस 2t1, तो दोनों का सम कितना होगा? ट्रेपीजियम का एरिया बताना पहले। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? एक 25 और एक 25 माइनस 2t1, तो सम। अभी आपको ये न्यूमेरिकल्स देख के लग सकता है कि ऐसे समझ आ रहे हैं, जब मैं बता रहा हूँ खुद से नहीं हो रहे। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है शुरू शुरू में।
जिस दिन आपसे खुद होने शुरू हो जाएंगे उस दिन लगेगा कि फ़िज़िक्स आ रही है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए मैं डेली थोड़े से क्वेश्चन भेज रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते जाओ। मतलब शुरू में जैसे अभी आप कह रहे थे कल के MCQs में 4 डाउट थे या 2 डाउट थे या 3 डाउट थे, तो धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो जाएंगे। आपके जितने भी डाउट हैं सबके इंडिविजुअल हो सकता है किसी के 7-8 हों, तो आप अपने से कम्पीट करो कि अगली बार जब असाइनमेंट मिले हफ्ते बाद ये हो कि एकदम नहीं, अभी आपके 6 या 7 डाउट है तो अगले हफ्ते 4-5 होने चाहिए, उसके अगले हफ्ते 2-3 होने चाहिए। तो फिज़िक्स में इम्प्रूवमेंट इट्स अ वेरी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। एकदम से किसी के न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं होंगे बिकॉज 10th तक आपने नहीं किए। फॉर्मूलाज तो वही हैं 10th वाले ही अभी तक, पर आपने न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक वाले किए थे, U दिया, A दिया, T दिया, फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, तो वो कोई न्यूमेरिकल नहीं होते। वो आपको ऐसे खुश करने के लिए देते हैं वैसे न्यूमेरिकल। 15, हाँ मतलब T1 5 सेकेंड आ रहा है तो 25 - 2D1 is 15। T1 5 सेकेंड आएगा, एक क्वाड्रेटिक इन T1 बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है ना ये। भेज दूँगा। कल अब थोड़ा सा नया काम करेंगे बिकॉज आपके स्कूल में भी शायद कर लिया होगा, कैलकुलस मेथड कर लिया स्कूल में, चैप्टर नहीं शुरू हुआ अभी, बिकॉज मैथ्स की क्लास लगाएंगे कल एक, बिकॉज 12th का मैथ्स जो 11th में चाहिए, और मेडिकल वालों ने तो पढ़ना ही नहीं 12th में, तो मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जो फिज़िक्स में काफ़ी यूज़ होते हैं, तो उनको मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। मैथमेटिकल टूल्स नॉन एवेलुएटिव पार्ट होता है,